स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। आज हम सुनेंगे वर्दी का नशा भाग 7। कहानी मजेदार हो चुकी है। डकैती की प्लानिंग बन गई और डकैती पड़ भी गई। तो चलिए बाकी की बातें हमेशा की तरह एपिसोड के एंड में शुरू करते हैं। वर्दी का नशा भाग 7। शिवलाल तौड़े ने कार रोकी तो जगमोहन कार से निकलकर सामने वाली दुकान की तरफ बढ़ गया। वो कार पर खंडाला रोड का काफी बड़ा चक्कर लगा चुके थे और रास्ते में पड़ने वाली हर दुकान से खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान खरीद रहे थे। एक ही दुकान से ज्यादा सामान इसलिए नहीं ले रहे थे कि किसी को शक न हो जाए। जगमोहन की यही कोशिश रहती कि एक दुकान पर ज्यादा देर न रुके। कई दुकानों पर टीवी चलते देखा था जिस पर खजाने पर की गई डकैती की ही खबरें आ रही थी और रोशन गाड़े की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। बाहर खतरा फैला हुआ था। कार की पीछे वाली सीट खाने पीने की चीजों से भरती जा रही थी। तौड़े ने जगमोहन को दुकान में प्रवेश करते देखा और जेब से मोबाइल निकालकर ऑन किया। 20 सेकंड में फोन चालू हो गया तो तौड़े ने नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। नजरें दुकान की तरफ थी। हेलो। एकाएक उधर से जानी पहचानी आवाज तौड़े के कानों में पड़ी। मैं तौड़े, शिवलाल तौड़े। मैं। शुक्र है तूने फोन तो किया। तेरा फोन बंद था। मैंने सोचा कहीं तूने मुझे अंगूठा ना दिखा दिया हो। उधर से आवाज आई। गाड़े के फार्म हाउस पर हैं हम। माल भी वही है। फार्म हाउस वही जो खंडाला रोड पर। वही वही। तौड़े ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान भी वही है? उधर से पूछा गया। हाँ। वहां पर क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा। मैं और जगमोहन खाने पीने का सामान लेने आए हैं। खबरों में क्या चल रहा है? टीवी पर गाड़ी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। परंतु तुम लोग भी नजर में आने वाले हो। सीसीटीवी वहां चल रहे थे जब डकैती की जा रही थी। समझ गए ना? उधर से गंभीर आवाज कानों में पड़ी। समझ गया। ये बात गाड़े पहले ही कह चुका है। अब क्या प्रोग्राम है? वहां पर कोई नई बात हो तो मुझे फोन पर खबर दे देना। ठीक है। फार्म हाउस पर उन लोगों का कब तक रहने का इरादा है? मुझे पता नहीं। आज के दिन में काफी बातें सामने आएंगी कि आगे का प्रोग्राम क्या है। मुझे खबर करते रहना। आनन फानन तो उस जगह से आनन फानन तो उस जगह से उनके जाने का प्रोग्राम होगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देवराज चौहान का कहना है कि अभी उन्हें उसी जगह से बाहर नहीं निकलना है। मतलब कि 2-4 दिन तो वहीं पर खामोशी से रहेंगे सब। शिवलाल तौड़े की निगाह दुकान पर ही थी जहां जगमोहन गया हुआ था। माल कितना है ट्रक में? आधा ट्रक है। तौड़े ने गंभीर स्वर में कहा। आधा ट्रक? बहुत ज्यादा माल है। अरबों खरबों की दौलत है वो। तुम आगे की खबर देते रहना। कि ऐसा कब तक चलेगा कि मैं खबर देता रहूं? मैं तेरे फोन के इंतजार में नहीं बैठा। कुछ प्रोग्राम बना रहा हूं। जल्द ही सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा उधर। तूने जैसे अब तक मुझ पर भरोसा रखा है वैसे आगे भी रख और देख क्या होता है। तौड़े ने जगमोहन को आते देखा तो तुरंत फोन का स्विच ऑफ करके उसे जेब में रख लिया। अगला दृश्य। वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। इस वक्त वो पुलिस हेडक्वार्टर में ही एक कमरे में था और कमर पर हाथ रखे टहल रहा था। कमरे में कई स्क्रीनें लगी हुई थी। बिजली के कई उपकरण थे। 3 लोग वहां पर कामों में व्यस्त थे। अभी अभी वानखेड़े टीवी सीसीटीवी कैमरों की वो रेंज सीसीटीवी कैमरों की वो रील देख हटा था जिसमें देवराज चौहान, जगमोहन, शिवलाल तौड़े, अमलेश कमती बंटी और हरिराम डकैती करने में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। सब दिखा कि कैसे वो लोग खजाने को टोकरों में भर भर कर बाहर ले गए थे। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े की हरकतें भी देखी कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे उसने पुलिस वालों और पेटी ठोकने वालों को बेहोश किया। वानखेड़े ने इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा को फोन करके वहां पहुंचने को कहा था। देवराज चौहान और जगमोहन को वो फौरन पहचान गया परंतु बाकी चारों को उसने कभी नहीं देखा था। इसी कारण नाड़ा को बुलाया था कि शायद वो उन चारों में से किसी को पहचानने में सहायता कर दे। वानखेड़े का वानखेड़े का ख्याल सही निकला। इस डकैती में देवराज चौहान का ही हाथ था। वो जानता था कि मामले में देवराज चौहान के होने की वजह से मामला गंभीर हो गया है। देवराज चौहान तक पहुंच पाना आसान नहीं था। वो इतना शातिर था कि कभी भी हाथ में नहीं आया था। परंतु ये बहुत बड़ी डकैती थी।
देवराज चौहान का कुछ करना होगा। वानखेड़े स्क्रीनों के सामने काम कर रहे उन लोगों से बोला, 6 के 6 लोगों की तस्वीरों को प्रिंट निकालो। प्रिंट ज्यादा संख्या में निकालना। 50-50 एक के होने चाहिए। पुलिस वालों को इनकी तस्वीरें दे देनी है। फिल्म में जहां इनके चेहरे ज्यादा स्पष्ट हों वो फोटो तैयार करना। अगला दृश्य, इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा वानखेड़े से मिला, उसी कमरे में। सर, नाड़ा ने सैल्यूट दिया। आपने मुझे फौरन आने को कहा था, मैं आ गया। डकैती का ये मामला मैं देख रहा हूं, वानखेड़े बोला। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डकैती देवराज चौहान ने अपने साथी जगमोहन के साथ मिलकर की है। सीसीटीवी फुटेज में वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। डकैती मास्टर देवराज चौहान? नाड़ा के होंठों से निकला। हाँ, उनके साथ चाबी हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तुम देखो तो उन्हें जरा। वैसे उनकी तस्वीरें निकल चुकी हैं। वो तस्वीरें तुमने पुलिस वालों को दिखाकर उनकी पहचान करनी है। यस सर। पर सर, मैं हैरान हूं कि डकैती मास्टर देवराज चौहान ने ये डकैती की है। नाड़ा क्या उठा। मुझे तो पहले ही शक था कि ये काम उसका ही हो सकता है, क्योंकि डकैती में किसी की जान नहीं गई। वो ही इस तरह काम करता है कि काम भी हो जाए और किसी की जान भी ना जाए। गाड़े ने बहुत बुरा किया सर। वर्दी से धोखा। वो पकड़ा जाएगा। ज्यादा देर तक आजाद नहीं रहेगा। उसका परिवार कहाँ रहता है? मलाड में सर। परिवार के नाम पर पत्नी है, बच्चा कोई नहीं है। पुलिस वाले कब से उसके घर पर पहुंचे हुए हैं। उसकी पत्नी से पूछताछ कर चुके हैं और भी कर रहे हैं। 2 पुलिस वालों को वहां तैनात कर रखा है कि गाड़े अगर वहां पहुंचे तो वो अपने घर नहीं जाएगा। उसे मालूम होगा कि वहां पुलिस है। मैं सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े को छोड़ूंगा नहीं सर। किसी को भी नहीं छोड़ना है। वो सब जल्दी ही कानून के फंदे में होंगे। आपने मेरा सस्पेंशन रुकवाया सर, उसके लिए बहुत धन्यवाद। नाड़ा आभार आभार भरे स्वर में बोला। मैं जानता हूं इस मामले में तुम बेगुनाह हो। कई बार नाक के नीचे ही सब कुछ हो जाता है और पता ही नहीं चलता। फिर जब अपना ही साथी गद्दारी करे तो बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं गाड़े को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहूंगा सर जब वो पकड़ा जाए तो। तुम इस काम तुम इस केस पर मेरे साथ काम करोगे। थैंक यू सर, मैं ऐसा ही चाहता था। तभी कुर्सी पर बैठे आदमी ने कहा, प्रिंट तैयार है सर। वानखेड़े आगे बढ़ा और उसके पास पहुंचकर कुछ तस्वीरें उठाई और नाड़ा के पास आया। इन तस्वीरों को देखो। ये डकैती के दौरान की तस्वीरें हैं। सीसीटीवी की फिल्म से इन तस्वीरों को लिया गया है। नाड़ा ने तस्वीरें देखी। ये देवराज चौहान है और ये जगमोहन, वानखेड़े बोला। नाड़ा गंभीरता से तस्वीरें देखता रहा। शिवलाल तौड़े की तस्वीर सामने आते ही नाड़ा चौंका। तौड़े, तुम इसे जानते हो? जी सर, ये मेरा मुखबिर है, मेरा खास आदमी माना जाता रहा है। इसकी खबरों पर मैंने बहुत से काम किए हैं, लेकिन ये इस काम में कैसे आ गया? जरूर गाड़े ने इसे इस काम में लाया लिया होगा। ये रहता कहाँ है? अंबेडकर रोड पर ये चाय की दुकान करता है सर। दुकान खूब चलती है। पहले ये मुजरिम हुआ करता था, परंतु मैं इसे समझाकर सही रास्ते पर ले आया। फिर ये मेरे लिए भी मुखबिरी करने लगा था। नाड़े के होंठ भिज गए। ये भी गाड़े की तरह कमीना ही निकला, धोखेबाज निकला। जब ये पकड़ा जाएगा तो मैं इसे भी जोरदार थप्पड़ मारूंगा सर। आगे देखो, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में पूछा। अगली तस्वीर देखते ही नाड़ा चौंक कर बोला, ये तो अमलेश कमती है सर। अमलेश कमती? ये कौन है? छोटे मोटे अपराध करता है। पुलिस से अच्छे संबंध बनाकर रखना इसकी आदत में शामिल है। ओह, इसे भी गाड़े ने ही इस काम के लिए लिया होगा। मैं इसे भी थप्पड़ मारूंगा सर। नाड़ा ने अगली तस्वीर देखी जो कि हरिराम और बंटी की थी। इन्हें मैं नहीं जानता सर। तो इन तस्वीरों को बाकी पुलिस वालों को दिखाओ। मुझे सबकी पहचान चाहिए। शिवलाल तौड़े और अमलेश कमती के बारे में सुराग पाना शुरू करो। भाग दौड़ करो। हमने सबको गिरफ्तार करना है। यस सर। और देवराज चौहान सर, उसे भी तो पकड़ना है। किस्मत ने साथ दिया तो वो भी पकड़ा जाएगा, परंतु ये कीमती वक्त है। मैं देवराज चौहान को ढूंढने में खराब नहीं करना चाहता। पहले इन चारों को पकड़ना है, उसके बाद देवराज चौहान पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है सर, मैं इनके बारे में अभी छानबीन शुरू कर देता हूँ। इस वक्त वो सब लोग जहां भी होंगे एक साथ होंगे, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा।
परंतु जल्द ही वो सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग होना शुरू कर देंगे। अगर वो बिखर गए तो उन्हें पकड़ने में काफी वक्त लगेगा। जहां तक मेरा ख्याल है, वो एक बार जरूर अपने ठिकाने पर आएंगे, मुंबई से खिसकने से पहले। अगर हमारी घेराबंदी सही रही तो उन्हें पकड़ सकते हैं हम। सारे काम सतर्कता से करना, इंस्पेक्टर। यस सर। उस ट्रक के बारे में खबर नहीं मिली कि किसी ने उसे देखा ना हो। अभी तक कोई खबर नहीं मिली, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। नाड़ा तस्वीरें लिए वहां से चला गया। वानखेड़े ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से कहा, सेठी, 2 घंटे में ये तस्वीरें पूरी मुंबई के पुलिस वालों तक पहुंचा दो। जल्दी से कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी इस काम पर लगा दो। तस्वीरें देखने के बाद पुलिस वाले इन तक जल्दी पहुंच सकेंगे। उसके बाद वानखेड़े उस कमरे से बाहर निकला और राहदारी में आगे बढ़ गया। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। वानखेड़े ने मोबाइल निकाला और कमिश्नर देवी शंकर से बात की। 6 लोगों ने डकैती की है। सातवां सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े था। मेरा ख्याल ठीक निकला कि ये काम देवराज चौहान ने किया है। उसके साथ जगमोहन भी था। 2 लोगों को इंस्पेक्टर नाड़ा ने पहचान लिया है। शिवलाल तौड़े, जो कि पुलिस का नाड़ा का खास मुखबिर था, गाड़े ने उसे अपनी योजना में शामिल किया। दूसरा पहचाना जाने वाला अमलेश कमती है, जो कि छोटे मोटे अपराध करता है। बाकी के 2 अभी तक नहीं पहचाने गए हैं। नाड़ा को मैंने इस काम में साथ ले लिया है। वो काफी काम आएगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े के करीब था। तुम इस काम पर लग जाओ, वानखेड़े। वही हो रहा है। तुमने कुछ खास किया? वानखेड़े ने पूछा। वैन में पड़े खाने का टेस्ट करवाया है, उसमें बेहोशी की तगड़ी दवा मिली हुई है। हमने खाना भेजने वाले को गिरफ्तार कर लिया है, परंतु वो कहता है कि ये काम उसने नहीं किया। वैन के जो 2 लोग रोज सुबह शाम वहां खाना लेकर आते थे, वो रात भर जंगल में बेहोश रहे। सुबह वो हमें मिल गए थे। उनसे पूछताछ में कई बातें जानने को मिली। उनमें से एक भीम सिंह फोरे का कहना है कि उन्हें बेहोश करने वालों में एक पुलिस वाला भी शामिल था। वो रोशन गाड़े ही होगा। वो रोशन गाड़े नहीं है। मैंने गाड़ी की तस्वीर उसे दिखाई थी। तो उसे बाकी सबकी भी तस्वीरें दिखाओ। मैं अभी तस्वीरें तुम तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है, पर तुम देवराज चौहान के बारे में क्या कर रहे हो? अभी तो काम पर लगाऊं। तुम्हें अब किसी तरह देवराज चौहान को ढूंढ निकालना चाहिए, वानखेड़े। जरूर। वानखेड़े ने गहरी सांस ली। मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे हैरानी है कि एक भी आदमी की जान नहीं गई और देवराज चौहान खजाने का बड़ा हिस्सा ले गया। अगर बेवकूफ लोगों ने यह काम किया होता तो वो जाने कितने लोगों की जान ले लेते। कमिश्नर देवी शंकर की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान इसी तरह काम करता है। डकैती में किसी की जान नहीं लेता। मैं तुम्हारे पास उन सब की तस्वीरों का सेट भिजवा रहा हूँ। फोरे को वो तस्वीरें दिखाकर पता करो कि वो किसे पुलिस वाला कह रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग ट्रक के साथ मुंबई में ही होंगे? देखते हैं। वो जहां भी होंगे पता चल जाएगा। अगला दृश्य। पार्वती का तो सुबह से ही बुरा हाल था। सुबह 5 बजे पुलिस वाले आ पहुंचे थे। तब उसे पता चला कि गाड़ी ने क्या गुल खिला दिया। पुलिस वालों के तरह तरह के सवालों से वो परेशान हो गई थी और ये कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता डकैती के बारे में। परंतु पुलिस वाले उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो तो खुद हैरान हैरान परेशान थी कि गाड़ी ने ये कर क्या दिया। 8 बजे तक 2 पुलिस वाले उसके दरवाजे के बाहर छोड़ दिए गए। पार्वती समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, परंतु वो फुर्सत मिलने पर साले सारे हालातों पर ध्यान से सोचती रही। नहाई धोई, नाश्ता बनाया, धीरे धीरे वो सामान्य होती जा रही थी। तभी दरवाजा थपथपाया गया। पार्वती ने दरवाजा खोला तो बाहर वही पुलिस वाला था जो पहरे पर था। क्या है? पार्वती ने नाराजगी से कहा। चाय पानी तो पिला दो, पुलिस वाले ने कहा। कुछ नहीं है, जो चाहिए वो पड़ोसियों से ले लो, कहकर पार्वती ने दरवाजा बंद कर लिया। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। पुलिस वाले होकर डकैती कर ली, बचेगा नहीं। टीवी पर बार बार गाड़ी की तस्वीर दिखाई जा रही थी। वाह रोमियो, पार्वती बड़बड़ाई, तूने तो एक ही रात में बहुत नाम कमा लिया। मशहूर हो गया तू। टीवी बराबर चल रहा था। जो पार्वती को नहीं पता था, वो टीवी से पता चल रहा था। फोन बजा उसका। बात की पार्वती ने। दूसरी तरफ पप्पू पासवान था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे पति ने खजाने पर डकैती कर ली? हाँ मेरे रोमियो, मैं तो पागल हुई पड़ी हूं ये सुनकर। पार्वती ने गहरी सांस ली।
तुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करने वाला है? पता होता तो ये सब होने ही क्यों देती? अब क्या होगा? होगा क्या? जो किया है उसने भुगतेगा। ऐसी तैसी कर दी जिंदगी की। तू दुखी है तो और क्या करूं? दुखी मत हो, नहीं तो मेरा मन भी उदास हो जाता है। बहुत चाहता है मुझे रोमियो। पार्वती मुस्कुरा पड़ी। बहुत। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। कसम से। तेरी कसम। चल हट। बनाता है मुझे। तो मर्द तो सिर्फ अपने मतलब के होते हो। ऐसा मत कह। मैंने तेरे को बच्चा ठहराने को कहा था और कल शाम तेरे को डॉक्टर ने बताया था कि तू गर्भवती हो गई है। अब मेरे प्यार की निशानी तेरे पेट में पलने लगी है। पर उसका बाप तो गाड़ी कहलाएगा। तू तो नहीं। पप्पू पासवान की उधर से आवाज नहीं आई। अब चुप क्यों हो गया तू? मेरा बस चलता तो बच्चे का बाप मैं ही कहलाता। पर तेरी तो शादी हो चुकी है। तेरी तो उम्र भी मुझसे कम है। उम्र की कोई बात नहीं। तेरे साथ जो गाड़ी चिपका हुआ है वही हमारे मिलने में दीवार है। तू पहले मिला होता तो मैं तेरे से शादी कर लेती। तब मैं छोटा था तो गोद में उठाकर फेरे ले लेती रोमियो। मजाक मत कर। तेरे को लेकर मैं हमेशा गंभीर रहता हूँ। टाइम पास नहीं कर रहा। क्या करूं? बीच में तो मैं फंसी हूं। अब तू क्या करेगी? पुलिस तो तेरे पति को नहीं छोड़ेगी। वो तो लंबा अंदर जाएगा। वो गया पर तू तो है ना। पार्वती मुस्कुराई। तू मेरा दिल अच्छी तरह लगाता है, बहुत अच्छी बातें करता है तू। मैं आऊं तेरे पास? बाहर पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं। वैसे भी अभी मैं परेशान हूं। मन नहीं है। उस बात के लिए नहीं आ रहा, मैं तेरे से मिलने आ रहा हूं। आजा। तेरे से बात करके मेरा दिल भी बहल जाएगा। पार्वती ने गहरी सांस ली और फोन बंद कर दिया। आधा घंटा बीता कि दरवाजा थपथपाया गया। पप्पू पासवान के आने की सोचकर पार्वती ने फौरन दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर को खड़े देखकर दो पल के लिए अचकचा गई। आने वाला इंस्पेक्टर वानखेड़े था। उसके चेहरे के भाव बदलते पाकर वानखेड़े बोला, आप किसी और के आने का इंतजार कर रही थी? हाँ, मेरी मौसी का लड़का आने वाला है, उसका फोन आया था। पार्वती सहज स्वर में बोली। मैं इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े हूँ और खजाने पर हुई डकैती की तफ्तीश कर रहा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी। सुबह से मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक गई। मैं समझ सकता हूँ, परंतु ये गंभीर मामला है। अब मुझे आशा है कि आप सहयोग देंगी। पार्वती दरवाजे से पीछे हट गई। वानखेड़े भीतर आ गया। मेरे से चाय पानी की आशा मत रखिए। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जल्दी से पूछिए। दोनों आमने सामने सोफा चेयर पर बैठ गए। रोशन गार्ड ने आपको कब बताया कि वो खजाने की डकैती करेगा? वानखेड़े बोला। पार्वती ने तीखी नजरों से वानखेड़े को देखा और बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये खाकी वर्दियां धोई हैं मैंने। पुलिस वाले मेरे लिए नए नहीं हैं। पुलिस वाले की पत्नी हूँ। चालाकी से कोई भी सवाल मत पूछिए। जो भी बात है सीधी सीधी कहिए। आपको मालूम था कि आपका पति क्या करने वाला है? वानखेड़े ने पूछा। नहीं। उसके व्यवहार में कोई बदलाव? नहीं। उससे कौन कौन मिलने आता था? कोई नहीं। उसका कोई दोस्त नहीं है। वो पुलिस के कामों में इतना व्यस्त रहता था। घर पर होने का उसका कोई टाइम ही नहीं होता था, तो मिलने कौन आएगा? मैंने पुलिस वाले से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। आपकी मौजूदगी में उसे फोन आते होंगे। वो तो आते ही रहते थे, परंतु उसकी फोन कॉल्स की तरफ मैं ध्यान नहीं देती। मुझे नहीं पता वो किन किन लोगों से मिलता है, किन से क्या बात करता है। मेरा ध्यान तो अपने घर को संभालने की तरफ होता है। आखिरी बार गाड़ी कब आया था? 3-4 दिन हो गए। फिर उसकी ड्यूटी खजाने पर लग गई थी। यहां से जाने के बाद उसने आपको फोन किया? नहीं। आपने उसे फोन किया होगा। मैंने भी नहीं किया। उसे पसंद नहीं की। ठहरिए। एक बार फोन किया था। पार्वती ने कहा। उसका हालचाल पूछा था और घर आने को कहा था, तो उसने बताया कि वो खजाने पर ड्यूटी कर रहा है और अभी नहीं आ सकता। मतलब कि आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है? मुझे कुछ नहीं पता था। इस वक्त वो खजाने की दौलत के साथ कहीं छिपा हुआ है। कुछ पता है वो कहाँ हो सकता है? मुझे क्या पता। बताया तो उसके कामों की तरफ मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। आपके सामने उसने देवराज चौहान या जगमोहन के नामों का जिक्र किया?
एक मिनट, सॉरी, नहीं, गाड़े का फोन तो आया होगा। नहीं आया। आप उन्हें फोन फोन क्यों नहीं करते? फोन पर उनसे बात हो। उसका फोन बंद है। पुलिस इस बात की बराबर कोशिश कर रही है, वानखेड़े ने कहा। पार्वती ने हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल उठाया और गाड़े का नंबर मिलाया, परंतु दूसरी तरफ से गाड़े का मोबाइल स्विच ऑफ आया। पार्वती ने फोन रख दिया। मैं चाहता हूं कि आप पुलिस को पूरा सहयोग दें। वो बचने वाला नहीं है, जल्दी पकड़ा जाएगा। सहयोग दे तो रही हूं, पार्वती ने नाराजगी से कहा। और क्या कर दूं? जब भी गाड़ी का फोन आए तो पुलिस को जरूर बताएं। उससे ये जानने की चेष्टा करें कि वो कहाँ है, उसके साथ कौन कौन है। उसे समझाने की कोशिश करनी है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। खुद को पुलिस के हवाले कर दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस बारे में कोई और बात जो पुलिस को बताने की सोच रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप कोई जानकारी छिपा रही हैं और हमें पता चल गया तो गाड़ी की सहायता करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा ना, सीधे सीधे बात करें, टेढ़ी मेढ़ी बात मत करें। पार्वती के माथे पर बल पड़ गए। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। वानखेड़े उठा और बाहर निकल गया। अगला दृश्य। पप्पू पासवान वहां पहुंचा। चमक दमक कर आया था, जैसे पहली बार पार्वती से मिलने आया हो। सफेद पैंट, गुलाबी कमीज, शेव किया चमकता चेहरा, शैम्पू से धोए चमकते बाल, हर तरफ से टिच लग रहा था। परंतु बाहर खड़े दोनों पुलिस वालों ने उसे रोक लिया और पूछताछ करने लगे। ऐसा होते ही पप्पू का मूड खराब हो गया। उसने दरवाजा खटखटा दिया। पार्वती ने दरवाजा खोला तो बाहर के हालातों को फौरन समझ कर कह उठी, इसे क्यों रोका तुम लोगों ने? पार्वती नाराज दिखी। हमें ऑर्डर है कि आने वाले से पूछताछ की जाए, और ये मेरी मौसी का लड़का है, समझे? लेकिन ये तो कहता है कि तुम्हारा दोस्त है, पुलिस वाले ने कहा। मौसी का लड़का क्या दोस्त नहीं हो सकता? पार्वती ने तीखे स्वर में कहा। तुम लोग ये पुलिसगिरी मुझ पर मत झाड़ो। मेरा आदमी भी पुलिस में है, समझे ना? हाँ पप्पू, भीतर आ जा। पप्पू पासवान फौरन भीतर आ गया। पार्वती ने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर खड़े पुलिस वालों ने तो तुम्हारा जीना हराम कर रखा होगा, बैठते हुए पप्पू पासवान बोला। सुबह से पुलिस वाले ही आए जा रहे हैं, कभी कुछ पूछते हैं तो कभी कुछ। तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे पति ने तुम्हें जरा भी इशारा नहीं दिया कि वो क्या करने जा रहा है? उस पागल ने मुझे कुछ बताया होता तो मैं तभी उसे रोक लेती, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं लगने दिया। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ। जबकि पप्पू के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। तुम्हें तो बीच रास्ते में छोड़ गया वो। मेरा तो ख्याल है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा ही लगता है। उसकी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी। तेरे लिए तो वो बेकार हो गया। पप्पू ने हमदर्दी जताई। पार्वती के चेहरे पर परेशानी दिखी। बात हो रही है उससे? पप्पू ने गर्दन आगे करके धीमे स्वर में पूछा। किससे? तेरी बात तेरे पति से? नहीं, एक बार भी बात नहीं हुई। उसका फोन नहीं आया। फोन बंद कर रखा है उसने। ये तो बुरी बात है। उसे चाहिए था कि वो तेरे को फोन करता। जानती है उसके पास कितनी दौलत है? कितनी? टीवी वाले बता रहे थे कि हजारों करोड़ की दौलत ले उड़ा है वो। पप्पू पासवान का स्वर धीमा था। हजारों करोड़? पार्वती का मुंह खुला का खुला रह गया। पप्पू पासवान ने सिर हिलाकर आंखें झपकाई। तेरे को कैसे पता है? टीवी पर बताया जा रहा है, तू खबरें नहीं सुन रही क्या? टीवी तो लगा रखा है, पर खबरों का होश ही कहाँ है। पार्वती ने टीवी पर निगाह मारी। मुझे तो अपने बच्चे की चिंता होने लगी है। बच्चा? वही जो तेरे पेट में है। बच्चा तो मेरा ही है ना, पप्पू पासवान ने समझाने वाले स्वर में कहा। मुझे चिंता क्यों नहीं होगी? पहले तो मैंने सोचा था कि बच्चा पल जाएगा, लेकिन अब तो तेरा आदमी गड़बड़ कर गया। ऐसे में मेरे बच्चे का वो पल जाएगा। बहुत पैसा है मेरे पास। पार्वती कह उठी। कितना है? बहुत है। हिसाब लगाकर थोड़ी बैठी हूँ। पार्वती बोली। मजे से पल जाएगा बच्चा। लगता है वर्दी पहनकर तेरे पति ने काफी माल इकट्ठा कर रखा है।
जो खजाने पर हाथ मार गया उसे अपनी जिंदगी में दौलत पाने के लिए क्या नहीं किया होगा। ठीक ही किया उसने। कम से कम मेरी जिंदगी तो कटी जाएगी। लेकिन हाथ में दबा पैसा तो कभी भी खत्म हो जाता है। पप्पू धीरे से बोला। कैसे खर्च होगा? मैं संभाल कर खर्च करूंगी। मैं मेरी बात मान ले कि हाथ का पैसा तो कभी भी खत्म हो जाता है। पप्पू ने जोर दिया। पार्वती ने पप्पू पासवान को देखकर कहा, तू कहना क्या चाहता है? वही तो कहने वाला हूं। पप्पू मुस्कुराकर बोला। अब तेरा पति तो ना रहने के बराबर है। वो तो गया समझ। तू बेशक उम्र में मुझसे बड़ी सही, पर मेरे को कोई एतराज नहीं है तेरे से शादी करने में। पार्वती की आंखों में फौरन चमक उभर आई। तू मुझसे शादी करेगा? तू हाँ कह दे तो। पप्पू दांत फाड़कर मुस्कुराया। कसम से? तेरी कसम। तेरा पप्पू तेरे से कभी झूठ नहीं कहेगा। तू मेरे बच्चे की मां बनने की। अब तेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, पर मैं हूं। मैं तेरा साथ दूंगा जिंदगी के अंत तक। पर एक बात है। क्या बात है? मेरे पास काम धंधा नहीं है, नोटों का जुगाड़ नहीं है। बस मैं हूं। मुझे भी तो सिर्फ तू चाहिए। पार्वती फिदा कर देने वाले स्वर में बोली। गाड़े ने बहुत पैसा लाकर मुझे दे रखा है। सब मेरे ही पास है। रोटी पानी की फिक्र मत कर। सब कुछ हो। बात रोटी पानी की नहीं है। तो कल को मैं कार भी लूंगा। ले लेना। अब थोड़ी बहुत ही महंगी शराब भी तो पीऊंगा। विस्की। तेरा पति पीता था ना? हाँ हाँ, बोतल रखी है। दूं क्या? पी ले। ऐसे नहीं, जिंदगी भर पीने की बात कर रहा हूं। समझी? पार्वती सोचकर बोली। ठीक है, तो महंगी विस्की भी ले लेना। कीमती कपड़े भी पहनूंगा। वो भी पहन लेना। कपड़े कौन से रोज रोज लेने? एक बार लिए तो 2 साल निकल जाते हैं। इतना सब कुछ तुम मेरे लिए कर लेगी? कर ही लूंगी। नहीं हो पाएगा। पप्पू ने इनकार में सिर हिलाया। खर्च करने को नोट भी चाहिए होंगे। कार चलेगी तो पेट्रोल लगेगा। महंगी विस्की होगी तो साथ में काजू काजू या मुर्गा भी होगा। रही बात कपड़ों की, तो एक बढ़िया सूट सिलाओ तो 30,000 लग जाते हैं। तूने बच्चे को भी पालना है। अपने खर्च भी करने हैं। बिजली पानी के बिल भी देने हैं। विस्की पीकर मेरा लीवर खराब हो गया तो डॉक्टर एक बार में 50,000 का बिल बना देगा। तेरे पास कितने भी पैसे सही, वो उम्र भर नहीं चल सकते। क्या पता हम 100 साल के होकर मरे। बच्चे की महंगे स्कूल की ऊंची फीसें, फिर एक बच्चा तो और होगा। नहीं पारो। तेरे पास मौजूद सब पैसे खत्म हो जाएंगे। 10-15 साल बाद हम भिखारी बन जाएंगे। फिर हमारा प्यार प्यार नहीं रहेगा। एक दूसरे पर पत्थर चलाएंगे हम। गालियां देंगे। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता पारो। पार्वती के चेहरे पर उलझन उभरी। मेरे रोमियो, मुझे समझ नहीं आ रहा तो कहना क्या चाहता है? मैं ये कह रहा हूं कि तेरे पास जो भी पैसा है वो जल्दी खत्म होने वाला है। तो ऐसे में हमारा साथ रहना ठीक नहीं होगा। हम रह सकेंगे। पेट में महंगी विस्की नहीं होगी तो मैं तुझे प्यार भी नहीं कर सकूंगा। और तेरे को प्यार किए बिना मैं जी नहीं सकूंगा। तो तू मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, तभी बहाना बना रहा है। नहीं रानी नहीं। तू अभी अपने रोमियो को समझी नहीं। तो समझा मुझे। मैं चाहता हूं कि पहले हम दौलत इकट्ठी कर लें, फिर शादी करें। पप्पू बोला। मेरे दिल की बात समझी। दौलत आएगी कहां से? तेरे पति के पास से। क्या? पार्वती चौंकी। मेरे पति के पास से? उसके पास हजारों करोड़ रुपए की दौलत है रानी। और वो तेरे को फोन जरूर करेगा। आज करे, कल करे, परसों करे, महीने बाद को करे, पर तेरे को फोन जरूर करेगा। पप्पू सिर आगे करके धीमे स्वर में कह उठा। तू उसकी पत्नी है। तेरी याद उसे जरूर आएगी। गर्मा गर्मी में वो डकैती तो कर गया, पर तेरे बिना उसका दिल नहीं लगेगा। ये बात तो है। पार्वती सोच भरे स्वर में गर्व से सिर हिलाकर कह उठी। तब हम उसे उससे वो दौलत ले सकते हैं। कैसे? वो दौलत हमें क्यों देगा? मेरे साथ तुम्हें देखकर वो तुम्हें गोली मार देगा। बहुत भोली है रानी तू। बात को समझती नहीं। खैर, तू ये बता, मेरे से शादी को तैयार है? हाँ। तेरे साथ तो मैं बहुत खुश रहूंगी।
पार्वती मुस्कुराई। तू क्या खुश रहेगी, तेरे साथ मैं बहुत खुश रहूंगा। पप्पू पासवान दांत फाड़ कर कह उठा। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। बच्चों को अफीम चटा दिया करेंगे और हम सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त प्यार किया करते रहेंगे। वो वाला? पार्वती का चेहरा जैसे नशे से भरने लगा। वही वाला, पर अभी नहीं कर रहा। होश में आ जा, अभी हमें बहुत कुछ करना है। सुन मेरी रानी, जब उसका फोन आए तो तुझे उससे कैसे और क्या बात करनी है। एकदम जाल में फंसा लेना है उस उड़ते सांड को। सांड होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो वो चूहा है, 2 मिनट में सीधा कर दूंगी। खूब, तो मैं तेरे लिए क्या हूं, सांड या चूहा? तू तू तो मेरा रोमियो है, मैं तेरी पारो। आह, तेरे साथ जिंदगी भर रहूंगी, ये सोच कर ही। ज्यादा मत सोच, अभी बहुत काम है करने को। जो मैं कह रहा हूं वो सुन और अच्छी तरह समझ ले कि जब उसका फोन आए तो तूने उससे किस तरह बात करनी है, सांड या चूहे को कैसे फंसाना है। बोल मेरे रोमियो, पारो की जान भी हाजिर है तेरे लिए। तू जो कहेगा मैं वही करूंगी। हमारी शादी की बात पक्की है ना? पक्की, बिल्कुल पक्की। माल हाथ में आते ही हम फेरे ले लेंगे। तेरे से ज्यादा जल्दी मुझे है, बस माल हाथ में आने दे। मैं तो तब से परेशान हुआ पड़ा हूं जब से पता चला कि तेरे पति के पास हजारों करोड़ रुपए की दौलत है। छोड़ इन बातों को, और मेरी बात सुन कि तुझे फोन आने पर अपने पति से क्या बात। उसका फोन आएगा ना? जरूर आएगा। तेरे से बात किए बिना उसे चैन नहीं आने वाला। वो तेरे से जरूर बात करेगा, बेशक 20 दिन बाद करे। तो अपने मोबाइल को हर वक्त चार्ज करके रख। इसके साथ ही पप्पू पारो को सब कुछ समझाने लगा। पप्पू के साथ शादी होने के सपनों की खुशी में पारो सहमति से सिर हिलाती जा रही थी। अगला दृश्य, जगमोहन और शिवलाल तौड़े खाने का सामान लिए लौट आए थे। एक होटल से 25 पराठे भी पैक करा लाए थे। सब भूखे थे। खाना आते ही उन्होंने खाना शुरू कर दिया। जगमोहन ने बताया, टीवी पर रोशन गाड़े की तस्वीर दिखाई जा रही है। एक दुकान पर लगे टीवी में मैंने देखा। तुम लोगों की नहीं दिखी तस्वीरें? गाड़े ने खाते खाते पूछा। अभी तो नहीं, पर जल्दी हमारी तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। सीसीटीवी कैमरे ने हमें कैद कर लिया है, वहां से हमारी तस्वीरों का प्रिंट तैयार हो जाएंगे। जगमोहन बोला, आज के दिन में कभी भी ऐसा हो सकता है। आज के दिन में कभी भी ऐसा हो सकता है। बुरे फंसे पड़े हैं हम, हरिराम ने कहा। अभी वक्त है, अभी वक्त है, हमें अपने हिस्से का माल लेकर निकल जाना चाहिए, बंटी बोला। वरना बाद में परेशानी खड़ी हो जाएगी, जब हमारी तस्वीरें टीवी पर दिखाई जानी शुरू हो जाएंगी। रोशन गार्डन ने बंटी को देखा। तभी देवराज चौहान कह उठा, यहां से जाने की जल्दी मत करो। टीवी सिर्फ मुंबई में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आता है। जब तक यहाँ हो तब तक सुरक्षित हो तुम लोग। मेरी मानो तो सप्ताह 10 दिन तक यहाँ से बाहर निकलने की सोचो भी मत। उसके बाद धीरे धीरे मामला हल्का होने लगेगा, टीवी पर तस्वीरें दिखनी बंद हो जाएंगी। उसके बाद ही यहाँ से जाने की सोचना। देवराज चौहान ठीक कहता है, अमलेश कमती ने कहा। हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमारे पास टीवी भी नहीं है कि बाहर की खबरों का पता चलता रहे, गाड़े ने कहा। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, तब तक हम अपना प्रोग्राम कैसे बना सकेंगे? टीवी तो अभी बाजार से ले आए, पर केबल की तार कहां से आएगी? हरिराम ने कहा। उसी पल अमलेश कमती ने गाड़े से कहा, इस फार्म हाउस के अगल बगल में कौन रहता है? खाली है? पता नहीं, मेरा तो इधर आना कम ही होता है, गाड़े बोला। तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर फार्म हाउस खाली है और वहां केबल टीवी है अगर फार्म हाउस खाली है और वहां केबल है तो टीवी भी होगा। मैं इधर टीवी ले आने का जुगाड़ कर लूंगा। तार यहां तक तो नहीं आएगी। कई फार्म हाउस खाली पड़े होंगे, ऐसी जगह पर लोग यदा कदा ही आते हैं। तार की कोई समस्या नहीं, वो तो मैं कहीं और से काट लाऊंगा। लेकिन पहले अगल बगल वाले फार्म हाउस की स्थिति देख लूं, वहां पर केबल टीवी है और उधर कोई रहता तो नहीं है। बाकी इंतजाम करना बाएं हाथ का खेल है, कमती कह उठा। खाना खत्म करो,
बंटी बोला, इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ लगता हूं। अगला दृश्य। देवराज चौहान जगमोहन को लेकर पीछे खड़े ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक के पीछे का दरवाजा खोला। भीतर जगमगाते हीरे जवाहरातों को देखकर जगमोहन के होंठों से गहरी सांस निकल गई। हम यहां से जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। यहां पर रुकने का हमारा कोई मतलब नहीं है। काम हो चुका है। इस दौलत में से हमें आधा निकालना है। इस बारे में गाड़े से बात हो गई? जगमोहन ने पूछा। हाँ, हमने यहां से आधी दौलत निकालनी है। कैसे निकालें? जगमोहन ने होंठ सिकोड़े। इस तरह बिखरे हीरे जवाहरातों से आधी दौलत को अलग अलग। तो मैं ये बताओ कि गेहूं की बड़ी बोरियां इस दौलत से कितनी भर जाएंगी? कह नहीं सकता। शायद 30 बोरी, 40 भी हो सकती हैं। हो सकता है। तुम कहीं से 40-50 बड़ी गेहूं की खाली बोरियां ले आओ। सारी दौलत को उन बोरियों में भरा जाएगा। हम आधी बोरियां ले लेंगे। इस प्रकार आधा आधा हो जाएगा माल, देवराज चौहान ने कहा। ये तो बढ़िया आइडिया है, जगमोहन ने कहा। मैं कहीं से खाली बोरियां लेकर आता हूँ। तभी रोशन गाड़े वहां आ पहुंचा। सावधानी से जाना, बाहर अब तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। हो सकता है अब टीवी पर हम सबकी तस्वीरें दिखाई जा रही हूँ। मैं सतर्क रहूंगा। कहाँ भेज रहे हो इसे? गार्डे ने पूछा। तुम जाओ, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। जगमोहन चला गया। देवराज चौहान ने गाड़े को बताया कि वह किस तरह माल बांटेंगे। ये ठीक रहेगा। दौलत बोरियों में भर लेंगे। आधी बोरियां तुम्हारी, आधी मेरी। तब तक तुम दूसरा का हिस्सा निकाल लो। दूसरों का हिस्सा? गाड़े के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कमती, बंटी और हरिराम को तुमने एक एक टोकरा और तौड़े को 4 टोकरे देने को बोला था। हाँ, मैं अभी इन्हें कह देता हूँ कि अपना माल निकाल कर एक कमरे में डाल लें। गार्डे ने सिर हिलाया। अगला दृश्य। अमलेश कंती ने बंटी के साथ मिलकर टीवी चलाने का जुगाड़ कर लिया था। बगल वाले फार्म हाउस में कोई नहीं रहता था। वहां टीवी था, केबल थी। वो दीवार फलांग कर टीवी उठा लाया। केबल की तार इधर भीतर कमरे में नहीं आ रही थी। कंती कहीं और से तार काट लाया और कनेक्शन करके टीवी चला लिया। तब तक गार्ड ने हरिराम और शिवलाल तौड़े से हीरे जवाहरातों के 3 टोकरे भरवाकर कमरे के भीतर रख लिए और 4 टोकरों की दौलत कमरे के कोने में ढेर कर दी। हरिराम खुश था कि उसे एक टोकरा भरकर हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। ये बात कमती और बंटी को पता चली तो वो भी खुश हो गए। जबकि तौड़े सामान्य दिख रहा था, उसके चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी थी। टीवी चल जाने पर उन्होंने खबरों का चैनल लगा लिया था। अब पूरे मुंबई शहर की खबरें उनके सामने थी। सब टीवी के सामने बैठ गए थे। तभी टीवी पर देवराज चौहान, जगमोहन, तौड़े, अमलेश कमती, हरिराम और बंटी की तस्वीरें दिखाई जाने लगी। अपनी तस्वीरें देखकर वो चारों हक्के बक्के रह गए थे। ये तो बुरा हुआ। पुलिस मेरे घर तक पहुंच जाएगी, बंटी परेशान सा कह उठा। मेरी माँ मेरी शादी करने के लिए सोच रही थी। डकैत के रूप में मेरी तस्वीर टीवी पर देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। तेरी माँ क्या जाने कि तेरे पास कितना तगड़ा माल आ गया है, कमती कह उठा। पुलिस मेरे माँ बाप को परेशान करेंगे तो अपने को पुलिस के हवाले कर दें, बंटी ने व्यंग से कहा। मेरा दिमाग खराब है? तो चुप रहे, फालतू के बोलता है। एक मिनट दोस्तों, दोबारा से। ये तो बुरा हुआ। पुलिस मेरे घर तक पहुंच जाएगी, बंटी परेशान सा कह उठा। मेरी माँ मेरी शादी करने की सोच रही है। डकैत के रूप में मेरी तस्वीर टीवी पर देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। तेरी माँ क्या जाने कि तेरे पास कितना तगड़ा माल आ गया है, कमती कह उठा। पुलिस मेरे माँ बाप को परेशान करेगी तो अपने को पुलिस के हवाले कर दे, बंटी ने व्यंग से कहा। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो चुप रह, फालतू क्यों बोलता है? तभी गार्डे ने कहा। देवराज चौहान का कहना सही है कि तुम लोगों को अभी यहां पर छिपे रहना चाहिए। यहां से निकले नहीं कि पकड़े गए। मैं कुछ दिनों तक तुम में से किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। एक फंसा तो सब फंस जाएंगे। हम यहीं रहेंगे, हरिराम ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तो हमें महीना भर यहीं रहना चाहिए, तौड़े ने कहा। रह लेंगे, कमती बोला। महीने में तो सब मामला ठंडा हो जाएगा। इस फार्म हाउस पर कोई आएगा तो नहीं, बंटी कह उठा। कोई नहीं आएगा। यहाँ का किसी को नहीं पता, गार्डे ने कहा। ये जगह आपकी है साहब जी? कमती ने पूछा। हाँ। फिर तो आपकी पत्नी आ सकती है यहाँ।
वो मेरे बिना यहाँ नहीं आती। वैसे तो अब तो वैसे भी पुलिस ने पूछताछ में उसे व्यस्त कर रखा होगा, कहते हुए गाड़े ने देवराज चांद से कहा। जगमोहन से कहकर तुम मेरे लिए एक पैंट कमीज मंगवा लो, कब तक वर्दी पहने रहूंगा। दुकानों पर जाना जगमोहन के लिए ठीक नहीं होगा, उसकी तस्वीर टीवी पर दिखाई जा रही है। देवराज चांद ने जगमोहन को फोन किया और उससे बताया कि उसकी तस्वीर टीवी पर दिखाई जा रही है, वो सावधान रहे। मैं पास के गांव से गेहूं की खाली बोरियां ले रहा हूं, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं होगा, उधर से जगमोहन ने कहा। अगला दृश्य। रोशन गार्डन ने बेडरूम में मौजूद अलमारी के पास पहुंचकर उसे खोला और नीचे के खाने में हाथ मारकर रिवॉल्वर पर चढ़ाने वाली दो साइलेंसर निकाले और उनमें से एक चुनकर दूसरे को वापस रखा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल पर चढ़ाने लगा। उसी पल आहट पाकर वो घूमा तो देवराज चांद को पीछे खड़ा पाया। दोनों की नजरें मिली। रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ा रहे हो? देवराज चांद मुस्कुराया। ये तुम्हारे लिए नहीं है, गार्डन ने शांत स्वर में कहा। मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे लिए नहीं है? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? ताकि दौलत का आधा हिस्सा मुझे ना देना पड़े, सारी दौलत के मालिक तुम बन जाओ। बकवास मत करो, मैं तुम्हारे साथ बेईमानी करने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा तो मैं कायल हो गया हूं, जिस ढंग से तुमने सब कुछ संभाला। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह हम सफल हो सकते हैं। मेरी नजरों से देखो तो पता चलेगा कि तुम क्या हो। बाय गॉड, क्या शानदार तरीके से डकैती की है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा, गाड़े मुस्कुरा कर कह रहा था। रही बात दौलत की, तो जो आधी दौलत मुझे मिल रही है वो बहुत है, मेरे से वही खत्म नहीं होने वाली। तो रिवॉल्वर पर साइलेंसर क्यों चढ़ा रहे हो? देवराज चांद ने पूछा। तुम्हारे लिए नहीं है बोला तो। मैं गाड़े ने गंभीर निगाहों से देवराज चांद को देखा। देवराज चांद की निगाह गाड़े पर टिकी हुई थी। किसके लिए है? मैं कुछ सोच रहा हूं देवराज चांद। देवराज चांद से देखता रहा। पुलिस वाला हूं, इसलिए हर तरफ सोचना पड़ रहा है मुझे। कम से कम तुमसे तो भविष्य में मुझे कोई खतरा नहीं है, परंतु बाकी के चारों, चार नहीं तीन। शिवलाल तोड़े समझदार है, वो बाद में अपने को संभाल लेगा, परंतु कमती, हरिराम और बंटी भविष्य में मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। वो पकड़े जा सकते हैं। तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो मेरे बारे में ऐसी कोई बात पुलिस को बता सकते हैं कि पुलिस मुझे पकड़ ले। गाड़े बोला। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर मुझे पता है कि अपराधी कैसे पुलिस की पकड़ में आते हैं। मेरे मुंह से निकली कोई बात पकड़े जाने पर ये पुलिस को बता देंगे, तो उसी बात के सहारे पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी, या फिर भविष्य में ये कभी मेरे सामने आ सकते हैं और मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं। मैं बहुत दूर की सोच कर चल रहा हूं। तो तुम इन तीनों को खत्म करने का इरादा रखते हो? शायद, गार्डे ने होंठ भींच कर कहा। मेरी मौजूदगी में ऐसी कोई हरकत मत करना, देवराज चौहान ने कहा। इसमें तुम्हें क्या एतराज है? जो काम में मेरे साथी बन जाते हैं मैं उनका ध्यान रखता हूं, और तुम उन्हें खत्म करने की सोच रहे हो, खुद को सुरक्षित रखने की खातिर। तुम्हारी ये सोच तुम्हारी ये सोच बेवकूफी से भरी है कि इनको मारकर तुम सुरक्षित रह लोगे। हो सकता है भविष्य में तुम इनकी वजह से ही बचे रहो। किसी के बारे में इतनी जल्दी फैसला ले लेना गलत होता है। देवराज चौहान गंभीर था। मैंने सही फैसला लिया है। मेरी मौजूदगी में ऐसी कोई हरकत मत करना। ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं आज या कल यहां से अपने हिस्से की दौलत देकर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम कुछ भी करने को आजाद हो, पर मेरी मौजूदगी में नहीं। नाल पर साइलेंसर चढ़ाकर गार्डे ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। तुम्हारी बात मानी। जब तक तुम यहाँ हो मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम ज्यादा से ज्यादा कल तक चले जाओगे? हाँ। देवराज चौहान का स्वर सख्त हुआ। अगर तुमने मुझे शूट करने की कोशिश की तो पागल मत बनो। तुम्हारी तो मैं इज्जत करता हूं, तुम कमाल के हो। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा वानखेड़े से मिला। सर, टीवी पर सबकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, नाड़ा ने कहा। गुड, वानखेड़े ने सिर हिलाया। हमें देवराज चौहान और रोशन गाड़े के बारे में भी कभी भी खबर मिल सकती है। गाड़े तुम्हारे साथ एक ही गाड़े तुम्हारे साथ एक ही थाने में था। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वो कहाँ छिपा हो सकता है? मैं सब तरफ सोच रहा हूँ सर। मैं उसका कोई ठिकाना नहीं जानता। हो सकता है वो लोग देवराज चौहान के किसी ठिकाने पर छुपे हों।
छिपने की जगह उन्होंने पहले ही तैयार। देवराज चौहान बेवकूफ नहीं है जो उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाएगा, वानखेड़े ने कहा। उन्होंने छिपने की जगह का इंतजाम पहले ही कर रखा होगा। ये हो सकता है। आपने गाड़ी की पत्नी से पूछताछ की? हाँ, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता जो गाड़े ने किया। क्या पता सर, वो झूठ बोल रही। वो सही कह रही है, उसे कुछ नहीं पता। नाड़ा सिर हिलाकर रह गया, फिर बोला, मैंने खाने वाली सॉरी मैंने खाने वाली वैन के ड्राइवर भीम सिंह फोरे को सारी तस्वीरें दिखाई सर। फोरे ने देवराज चौहान को पुलिस वाले के रूप में पहचाना। फोरे का कहना है कि देवराज चौहान पुलिस की वर्दी पहने खंडर के पास तब मिला था जब एक दोपहर को वो खाना लेकर वहां गया, और उस वक्त सब खाना खाना शुरू कर चुके थे। देवराज चौहान पुलिस की वर्दी में? वानखेड़े ने होंठ सिकोड़े। तो वो लोग काफी देर से डकैती की तैयारी कर रहे थे। मुझे दुख है सर कि मुझे पता न चल सका, नाड़ा ने अफसोस भरे स्वर में कहा। फोरे का कहना है कि देवराज चौहान 2 दिन पहले उसे बाहर भी मिला था। तब वो सादे कपड़ों में था और वो उसे पुलिस वाला ही समझ रहा था। तब देवराज चौहान ने उसे कहा था कि खाना ले जाने वाली वैन एक रात उसके दोस्त के हवाले कर दे, उसका दोस्त वहां खाना ले जाएगा। वजह ये बताई कि दोस्त खंडर को करीब से देखना चाहता है। फिर इसके लिए देवराज चौहान ने उसे 1 लाख या उससे ज्यादा देने को कहा था। फोरे कहता है कि उसने उसे मना कर दिया। ये डकैती से 2 दिन पहले की बात है। फोरे तो यही कहता है सर। तो फोरे ने वैन नहीं दी तो उसे रास्ते में पकड़कर वैन ले ली, वानखेड़े ने सोच भरे स्वर में कहा। ऐसा ही हुआ सर। देवराज चौहान ने बहुत मजबूत योजना बनाई थी डकैती की। सर, सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े ने आते ही खंडर पर सारा काम संभाल लिया था। मैं खुश था कि मेरा बोझ उसने संभाल लिया। मुझे क्या पता था कि उसका इरादा इतना खतरनाक है। नाड़ा ने गहरी सांस ली। मैं उस रात खाने में बेहोशी की दवा मिली थी उस रात खाने में बेहोशी की दवा मिली थी और मुझे कुर्सी पर बिठाकर बहुत प्यार से उसने खाना खिलाया था। अब मैं सोचता हूँ कि उसने खाने में हलवा क्यों बनवाया उस दिन, ताकि कोई कम खाना खाए तो बाद में बेहोशी वाली दवा मिला हलवा खाए तो पूरी तरह बेहोश। तुमने एक और बात नोट नहीं की? वो क्या सर? उस रात खाना भी 10 बजे पहुंचा था, जबकि आमतौर पर खाना 8 बजे पहुंच जाता था। मैं अभी भी नहीं समझा सर। ये देवराज चौहान की प्लानिंग का हिस्सा था कि खाना दे, तब तक सबको भूख लग चुकी होगी और सब खाने में लग जाएंगे। सबका एक साथ ही बेहोश होना जरूरी था, और एक साथ खाना खाने के बाद एक साथ ही सब बेहोश होना शुरू हो गए। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इन सब बातों को नोट करते रहो, ये बातें रिपोर्ट तैयार करने में सहायक रहेंगी। जी सर। लेकिन आप तो देवराज चौहान को काफी पुराना जानते हैं। उसकी फाइल डिपार्टमेंट ने आपको दे रखी है। उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी आप पर है। आप तो उसके बारे में काफी कुछ जानते होंगे। हाँ, उससे मिले भी होंगे कई बार। वानखेड़े मुस्कुरा पड़ा। तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया फिर? देवराज चौहान को पकड़ पाना इतना आसान होता तो वो कब का जेल में होता, वानखेड़े ने सिर हिलाकर कहा। एक बार उसे पकड़ा था, लेकिन वो पुलिस हेडक्वार्टर से फरार हो गया था। उसके बाद वो कभी हाथ नहीं लगा। क्या आप हर वक्त देवराज चौहान की तलाश में रहते हैं? नहीं, सिर्फ यही काम नहीं है, और भी बहुत काम है। अब देवराज चौहान की खबर लगी तो ये केस अपने हाथ में ले लिया। तुम उनका सुराग पाने की कोशिश करो, मुखबिरों के संपर्क में रहो, और पूरी मुंबई में मुखबिर और पुलिस उनका सुराग पाने के लिए दौड़े फिर रहे हैं सर। वो बच नहीं सकते। रोशन गाड़े को तो मैं जोरदार थप्पड़ मारूंगा जब वो गिरफ्तार होगा। वो कमीना निकला, मेरे नीचे काम करता रहा और मुझे धोखा दिया। अगला दृश्य। टीवी चल रहा था। पार्वती दीवान पर लेटी टीवी के खबरी चैनल पर नजरें टिकाई थी। पहले तो टीवी पर गाड़े की ही तस्वीरें दिखाई जा रही थी, पर अब देवराज चौहान, जगमोहन, अमलेश कमती, हरिराम, शिवलाल तौड़े और बंटी की तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी। और बताया जा रहा था कि इनमें से एक डकैती मास्टर देवराज चौहान है, दूसरा उसका साथी जगमोहन है। इन सब लोगों ने मिलकर खजाने पर डकैती की है। इन्हें जहां भी देखें तुरंत पुलिस को सूचित करें। पार्वती के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे।
मोबाइल फोन उसके पास ही रखा हुआ था। दोपहर के बाद के 5 बज रहे थे, तभी दरवाजा खटखटाया गया। पार्वती उठी और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर उन दोनों में से एक पुलिस वाला था जो पहरा दे रहा था। अब क्या है? तुम्हें 3 बार पानी पिला चुकी हूँ। मैडम, खाने को बेशक कुछ मत दो, लेकिन चाय तो पिला दो, पुलिस वाला बोला। तुम लोग बेकार में यहाँ खड़े हो, मेरा पति इतना कुछ करके घर नहीं आने वाला, पार्वती ने कहा। वो तो हम भी जानते हैं, तो खड़े क्यों हो? साहब लोगों का ऑर्डर है, ड्यूटी तो करनी है, उन्हें कौन समझाए? मेरी बला से, पार्वती मुंह बनाकर बोली, बेशक सारी उम्र खड़े रहो। फोन तो नहीं आया आपके पति का? वो मुझे फोन क्यों करने लगा? उसके पास दौलत आ गई है, वो तो कहीं पर मस्ती मारेगा। हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आपसे फोन आने के बारे में पूछते रहें। मालूम है मुझे, और कह चुकी हूं कि जब भी गाड़े का फोन आएगा बता दूंगी, पार्वती ने तीखे स्वर में कहा। थोड़ी बहुत चाय पिला दें तो? दूध नहीं है। वो तो मैं ला देता हूँ, पुलिस वाले ने फौरन कहा। तो ले आओ। दूध के पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे। अगर तुमने चाय पीनी है तो दूध लाकर ही दरवाजा थपथपाना, पार्वती ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वो वापस दीवान पर आ बैठी। टीवी की खबरों में एक बार फिर बताया जा रहा था कि देवराज चौहान और बाकी लोगों ने डकैती कैसे की, क्या प्लानिंग थी उनकी, सब इंस्पेक्टर रोशन गार्डे ने किस प्रकार उनकी सहायता की। तभी पार्वती का मोबाइल बजने लगा। पार्वती ने फौरन कॉल रिसीव की। हेलो, कैसी हो मेरी रानी? उधर से पप्पू पासवान का स्वर कानों में पड़ा। मेरा पप्पू, पार्वती ने प्यार से कहा। तेरा भी दिल नहीं लगता मेरे बिना? क्या करूं, तू चीज ही ऐसी है। मेरे बच्चे का क्या हाल है? बच्चा जो पेट में है, अभी 9 महीने लगेंगे उसे दुनिया में आने में, तब हाल पूछना रोमियो। तब तो हम शादी करके एक साथ कहीं पर इकट्ठे रह रहे होंगे, पूरी मस्ती करेंगे मेरी रानी। तेरी यही बातें मुझे अच्छी लगती हैं। मैं अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है, तभी तो तेरे से शादी करने का मन बना लिया, पार्वती मुस्कुराई। तेरा पति तो बूढ़ा होता जा रहा है, मैं एकदम कड़क जवान हूँ। तेरी तो लॉटरी खुल गई रानी, तुझे तो। तेरी लॉटरी नहीं खुली, पार्वती कह उठी। सारी उम्र बिना काम के मौज करेगा, मेरे नोट खाएगा, और जो खजाना हाथ लगेगा वो तो खत्म ही नहीं होगा। क्या पता उसका फोन आता भी है कि नहीं। आएगा आएगा, पक्का आएगा, मुझ पर भरोसा रख। वो तेरे से बात जरूर करेगा। फोन चार्ज कर रखा है ना? पूरा, पूरा ही रख। तेरा पति मेरे जाल में जरूर फंसेगा। तेरे को पूरा साथ देना है रानी, समझी ना? मैं तो तेरे साथ ही हूँ, पार्वती ने लंबी सांस ली। मैं रात को आऊं क्या? पागल मत बन, बाहर पुलिस वाले हैं, वो क्या सोचेंगे, पार्वती ने कहा। ठीक है, दिल पर पत्थर रखकर कुछ वक्त बिता लेता हूँ, पर ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकूंगा। 2-4 दिन तो निकाल, उसके बाद एक आध बार के लिए रास्ता निकाल लेंगे। तेरी यही आदत तो मुझे अच्छी लगती है कि तू कभी ना नहीं कहती, उधर से पप्पू पासवान ने कहा। ना क्यों करूंगी, मेरा भी तो मन करता है, तू मुझे बहुत प्यारा लगता है। हम दोनों को एक ही बीमारी है, और तेरा इलाज मेरे पास है, मेरा इलाज तेरे पास। हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और तू अपने पति के पल्ले कैसे पड़ गई? तुझे तो मेरी होना था। तब तेरी उम्र छोटी रही होगी, तभी हमारा मेल नहीं हो सका। अब तो हो गया ना। तेरे पति का फोन आए तो मुझे फौरन बताना, और उससे वैसे ही बात करना जैसा मैंने समझाया है। सब कुछ तेरे पर है कि तू मामला कैसे संभालती है। वो वाली दौलत आते ही हम शादी कर लेंगे, कहीं दूर जाकर। वो तो मेरे आगे चूहा है, उसे क्या संभालना, पार्वती मुस्कुराई। फोन बंद करूं? इतनी जल्दी? फोन ज्यादा देर बिजी रहा तो बात कैसे बनेगी? तेरे पति का फोन आया तो? ठीक है, बंद करती हूँ। एक चुम्मी दे, सामने आएगा तो दूंगी ना। फोन को चुम्मी कर दे, आवाज सुनकर ही दिल को तसल्ली दे लूंगा। पार्वती ने तेज आवाज के साथ फोन को चूमा। इतने जोश से तूने कभी मेरे को नहीं चूमा जितने जोश से फोन को। अब आएगा तो इस बार भी इससे भी तेज आवाज के साथ तेरे को चूमूंगी, पार्वती ने शरारती स्वर में कहा। कुर्बान जाऊं तेरे पर, मेरी रानी अब तो जवान होती जा रही है। अगला दृश्य। जगमोहन, शिवलाल तौड़े, अमलेश कमती,
बंटी और हरीराम गेहूं की खाली बोरियों में ट्रक में पड़े हीरे जवाहरात भर रहे थे। ट्रक के भीतर ही ये काम हो रहा था। जो बोरियां भरती जा रही थी उन्हें भीतर ही ट्रक की दीवार के साथ खड़ा किया जा रहा था। जगमोहन यहां से 3 किलोमीटर दूर एक गांव से बोरियां खरीद कर लाया था। उसे वहां पर कुल 48 बोरियां मिली थी। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। गाड़ी बार बार ट्रक के पास चक्कर लगा रहा आता था। आधे से ज्यादा माल बोरियों में भरा जा चुका था, परंतु अभी भी काफी कुछ बाकी था। शाम होने की वजह से ट्रक के भीतर अंधेरा सा हो गया था। देवराज चौहान भीतर कमरे में बैठा टीवी पर खबरें देख रहा था। ट्रक के भीतर हरिराम कह उठा, अंधेरा हो गया है, 2-4 घंटे का काम बचा है, वो सुबह कर लेंगे। मैं भी यही कहने वाला था, बंटी बोला। ठीक है, बाकी काम कल सुबह हो जाएगा, जगमोहन ने कहा। तुम विस्की की बोतल क्यों नहीं लाए? अमलेश कमती ने जगमोहन से कहा। शराब पीने को सारी जिंदगी पड़ी है, अभी यहां पर आराम से रह। तू तो मेरे बाप की तरह बोल रहा है, कमती मुस्कुराकर बोला। आज पीने का मन हो रहा है। मन तो मेरा भी है, तौड़े कह उठा। 2 पैग मैं भी ले लूंगा, बंटी ने कहा। मुझे शराब अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं पीऊंगा, हरिराम सिर उठाकर कह उठा। तू मत पीना। पर लाएगा कौन? कमती बोला। बाहर हाईवे पर 2 किलोमीटर आगे शराब की दुकान देखी थी, तौड़े ने कहा। तो ले आते हैं, कमती ने सिर हिलाया। मैं तुम लोगों को सलाह दूंगा कि यहां से बाहर ना जाओ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। बोतल ही तो लानी है, तुम ला दो, बंटी बोला। इस काम के लिए मैं जाने वाला नहीं, जगमोहन ने कहा और आगे बढ़कर ट्रक से उतर गया। क्यों तौड़े? कमती बोला। हम चलें? बेशक, यहाँ फुर्सत में बैठे हैं तो पीने में कोई हर्ज नहीं, तौड़े बोला। वो चारों ट्रक से नीचे उतर आए। हरिराम ने पल्ले बंद करके कुंडियां चढ़ा दी। उनके बाहर जाने की बात देवराज चौहान को पता लगी तो उसने इतना ही कहा, अंधेरा होने के बाद यहां से निकलना, दिन की रोशनी में कोई भी पहचान लेगा। अगला दृश्य। शिवलाल तौड़े और अमलेश कमती अंधेरा होते ही कार से चल पड़े। उस कच्चे रास्ते पर कार की हेडलाइट नहीं जला रखी थी। कार को तौड़े ही चला रहा था। 5-7 बोतलें ले लेंगे, कमती ने कहा। ले लेना, काम आती रहेंगी, तौड़े बोला। तू मुंबई का ही है ना? हाँ, मैं भी। सारी उम्र इधर ही कटी है, पर अब मुंबई छोड़कर जाना पड़ेगा, पुलिस छोड़ने वाली नहीं। तू किधर जाएगा? सोचा नहीं। कुछ तो सोचा होगा, समझ ले, बताना नहीं चाहता। मैं भी नहीं बताऊंगा, कमती मुस्कुराया। मैंने अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचा है। एक बात तो बता, क्या एक टोकरे में कितना माल होगा? कमती ने पूछा। काफी है, शायद 20 करोड़ या कुछ ज्यादा। मेरा ख्याल है कि इससे भी ज्यादा का माल होगा। हीरे पन्ने पुराने और बहुमूल्य हैं, काफी ज्यादा का माल है। खजाने का हिस्सा है हीरे जवाहरात। मैं बहुत आराम से एक एक करके ज्यादा कीमत पर बेचूंगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा, तौड़े बोला। हमें एक टोकरा मिल रहा है और तुझे 4 टोकरे मिल रहे हैं दौलत के। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ही सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े और देवराज चौहान की मुलाकात कराई थी। इस मामले में मैं शुरू से हूं। रोशन गाड़े और देवराज चौहान बाकी का माल आधा आधा बांट रहे हैं, अमलेश कमती ने कहा। देवराज चौहान की बात तो समझ आती है कि वो डकैती मास्टर है, इतना माल हजम कर लेगा। क्या गाड़े इतनी दौलत हजम कर पाएगा? जवाब में तौड़े मुस्कुरा पड़ा। हाईवे आ गया। कार के सड़क पर आते ही तौड़े ने हेडलाइट ऑन कर ली। रफ्तार तेज हो गई। आते जाते वाहनों की हेडलाइटें चमक रही थी। तूने जवाब नहीं दिया कि वो मामूली सा पुलिस वाला इतनी दौलत को हजम कैसे करेगा? उसी से पूछना, तौड़े ने मुस्कुराकर कहा। उससे क्या पूछना, तुझसे बात की है। गाड़े का तो पेट सारी उम्र खराब रहेगा इतनी दौलत के पास रखकर। क्या पता उसका पेट मजबूत हो और आसानी से हजम कर ले। भगवान ही जाने उसके पेट की क्या स्थिति है। कमती ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरे को जो मिला बहुत है। मेरी जिंदगी एक टोकरा दौलत से बढ़िया कटेगी। मैं तो शराब की दुकान आने वाली है, तौड़े ने कहा।
अगले मोड़ पर मुड़ते ही बाईं तरफ एक कमरा डालकर शराब की दुकान सड़क के किनारे पर है। यहाँ बढ़िया शराब तो नहीं मिल पाएगी, पर जो ठीक लगे ले लेना। नोट दे देना, ज्यादा माल नहीं है मेरे पास। मोड़ काटते ही तौड़े ने कार रोकी, इंजन बंद किया। सामने दुकान नजर आ रही थी। मोटा पीला बल्ब दुकान के बाहर लटक रहा था, जिसके आसपास सैकड़ों मच्छर मंडरा रहे थे। तौड़े ने जेब से 500 के कुछ नोट निकाल कर दिए तो कमती कार से निकलकर दुकान की तरफ बढ़ गया। तौड़े ने तुरंत मोबाइल निकाला और उसे ऑन किया। जल्दी वो ऑन हो गया। सिग्नल आया तो तौड़े ने नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। तौड़े की निगाह कमती पर थी जो दुकान पर आ पहुंचा था। हेलो, उधर से आवाज आई। यहाँ माल का बंटवारा हो रहा है, आवाज पहचान कर तौड़े बोला। तुमने कुछ करना है या नहीं? क्या बंटवारा हुआ, मुझे बताओ। मुझे 4 टोकरे भरकर माल दिया गया है। अमलेश कमती, हरिराम और बंटी को एक एक टोकरा, और बाकी का माल देवराज चौहान और गाड़े आधा आधा बांट रहे हैं। आधा आधा करने के लिए बोरियां भरी जा रही हैं। मेरे ख्याल में कल आधी बोरियां लेकर जगमोहन और देवराज चले जाएंगे। उन्हें जाने दो। क्या? तौड़े के माथे पर बल पड़ गए। वो आधे माल के साथ चले जाएंगे और बाकी का आधा माल अरबों खरबों में होगा? हमारे लिए वही बहुत है। ये तो अच्छी बात है कि देवराज चौहान और जगमोहन वहां से जा रहे हैं, वरना मैं कुछ परेशान था कि उन्हें भी संभालना पड़ेगा। उन्हें जाने दो तौड़े, ये तुमने अच्छी खबर बताई। ये हमारे लिए बढ़िया हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, तौड़े झल्लाकर बोला। कल देवराज चौहान और जगमोहन को जाने दो, फिर मैं आकर वहां सब संभाल लूंगा। सब दौलत हमारी होगी। मैं तुझे 2,000 करोड़ की दौलत दूंगा। तूने बहुत काम किया है। जब वो दोनों आधा माल लेकर वहां से जाएं तो मुझे फोन पर बता देना। उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। गाड़े की आगे की प्लानिंग मैं नहीं जानता कि उसका प्रोग्राम क्या है। देवराज चौहान और जगमोहन के जाते ही मुझे फोन करना, उधर से आवाज आई। ठीक है, तौड़े ने कहा और फोन का स्विच ऑफ करके जेब में रख लिया। फिर अमलेश कमती आता दिखा। वो 4 बोतलें लिए आ रहा था। वो पास आया तो तौड़े ने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। कमती ने बोतलें पिछली सीट पर रखी और दरवाजा बंद करके आगे का दरवाजा खोला और भीतर बैठता कह उठा, ब्लैक डॉग की बोतलें मिली हैं। मुझे तो आशा नहीं थी कि महंगी शराब यहाँ यहाँ मिल जाएगी, पर दुकानदार का कहना है कि हाईवे का मामला है, हर तरह के ग्राहक आते हैं, महंगी शराब रखनी पड़ती है। तौड़े ने कार स्टार्ट की और वापस घुमा दी। अगला दृश्य। एक पैक देवराज चांद ने लिया और एक रोशन गाड़े ने। तौड़े, हरिराम और बंटी बोतल लेकर बैठ गए। पीने के बाद होश में रहना, गाड़े ने तीनों से कहा। ऊंची आवाज नहीं निकलनी चाहिए। वाह साहब जी, हरिराम मुस्कुराया। हम क्या पीने के बाद होश खोने वाले हैं? मुझे नहीं पता, पर जो कहा है वो ध्यान रखना। ठीक है सब इंस्पेक्टर साहब, बंटी ने गिलास होंठों से लगाते कहा। हरिराम ने घूंट भरा और गाड़े से कहा, मेरे तो ख्याल है हमें खामखा रोक रखा है। मैं अपना माल लेकर अब तक यहाँ कहाँ से कहाँ निकल गया होता। टीवी में तुम लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, गाड़े बोला। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इस वक्त एक पकड़ा गया तो बाकी सब पकड़े जाएंगे। कुछ दिन हमें इसी तरह बिताने हैं, रोशन गाड़े ने घूंट भरते हुए कहा। कल सारा माल बोरियों में भरने के बाद एक और काम करना है। क्या? तौड़े बोला। ट्रक के उस तरफ, मतलब कि पीछे की तरफ 6 फुट गहरा खड्डा खोदना है। वो क्यों? वहां मैंने अपने हिस्से का माल दबाना है। गाड़े मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन की निगाह गाड़े की तरफ उठी। देवराज चौहान शांत रहा। गड्ढे में माल दबाना है? शिवलाल तौड़े ने अजीब स्वर में कहा। और ये बात आप हम सबको बता रहे हैं? क्या हर्ज है? कोई भी बाद में आकर माल निकाल लेगा। ये काम मैं कुछ दिनों के लिए कर रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं, तौड़े ने होंठ से कोड़कर कहा। माल की इतनी बोरियां 6 फुट गहरे गड्ढे में कैसे आएंगी? गाड़े ने तौड़े को देखा और मुस्कुरा कर कह उठा। तुम लोगों ने एक गड्ढा तैयार करना है, उसका मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? गड्ढा तैयार कर देंगे साहब जी, हरिराम बोला। फावड़ा कुदाल लानी पड़ेगी। वो है, उधर वाले कमरे में पहले से ही फावड़ा कुदाल रखी है, गाड़े ने कहकर घूंट भरा। गाड़े और जगमोहन की नजरें मिली तो जगमोहन ने उसे बाहर आने का इशारा किया और खुद भी बाहर निकल गया। मिनट भर बाद गाड़े गिलास थामे बाहर आ गया।
आसमान में तारे चमक रहे थे। मध्यम से ठंडी हवा चल रही थी। बाहर अंधेरा था, कोई लाइट नहीं जल रही थी। क्या है? गार्डन ने जगमोहन को देखा। तुम उनकी लाशें गड्ढे में डालने के लिए उनसे गड्ढा खुदवा रहे हो ना? गार्डन ने जगमोहन को घूरा। देवराज चौहान ने मुझे तुम्हारा इरादा बता दिया है, जगमोहन ने पुनः कहा। चिंता मत करो, ये काम कल तुम लोगों के जाने के बाद ही होगा, गाड़े बोला। तुम गलत करने जा रहे हो उनके साथ। मुझे पाठ मत पढ़ाओ। वो हमारे साथी हैं। उन्होंने ईमानदारी से हमारा साथ दिया है। उनका पूरा हक है कि वो भी दौलत का मजा लें, और तुम उनकी जान लेने जा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी वजह से मैं भविष्य में फंस सकता हूं। सबने अलग हो जाना है तो एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फंसना कैसा? वो भविष्य में मुझसे कभी भी टकरा सकते हैं। मेरे पास बहुत दौलत है। मैंने सारी उम्र अब ऐश करनी है, जबकि इनके पास कम दौलत होगी। हो सकता है जल्दी ही अपनी दौलत बर्बाद कर लें। ऐसे में 5-10 सालों बाद इन्होंने मुझे पहचान लिया तो मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं कि इन्हें दौलत दूं, नहीं तो ये मेरे बारे में पुलिस को। गाड़े, जगमोहन ने कहा, ये तुम्हारी बेकार की सोचें हैं। परंतु भविष्य में ऐसा हो सकता है। नहीं होगा। तुम खामखा इनकी जान लेने की सोच रहे हो। जगमोहन बहुत गंभीर था। ऐसा मत करो। शिवलाल तोड़े को नहीं मारूंगा, वो समझदार है। तो मैं दूसरों को भी नहीं मारना चाहिए। अपने मन से वहम निकाल दो। गाड़े ने जगमोहन को देखते हुए घूंट भरा, फिर बोला, वो मेरे आदमी हैं, उनमें तुम्हारी क्या दिलचस्पी? बेशक वो तुम्हारे आदमी हैं, परंतु उन्होंने हमारे साथ काम किया है। उनके बारे में सोचना छोड़ दो। कल तुम लोग अपना हिस्सा लो और जाओ। मेरे मामले से तुम्हारा और देवराज चौहान का कुछ भी लेना देना नहीं। जिस काम के लिए हम इकट्ठा हुए थे वो पूरा हो चुका है। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इस बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। देवराज चौहान के कहने पर मैं इस बात पर राजी हो चुका हूं कि जब तक तुम लोग यहाँ हो मैं ये काम नहीं करूंगा, गार्डे ने कहा और पलटकर भीतर चला गया। जगमोहन ने गहरी सांस ली। कुछ पल वहीं खड़ा रहने के पश्चात भीतर प्रवेश कर गया। समझ गया कि गाड़े अपने इरादे का पक्का है। वो कुछ करके रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। खैर, अपने चिर परिचित अंदाज में जो मुझे अब तक कहानी समझ में आ रही है कि अनिल मोहन जी जो करते हैं वो एंड में देवराज चौहान के हाथ से दौलत निकल जाती है। अक्सर ये जो पासवान कैरेक्टर है ना, मुझे लग रहा है ये भी इसीलिए लेकर आए हैं। ये कहानी में पहले था, एक बारी था, खैर यस, पहले भी इसका मेंशन हुआ है, पर इतना प्रोमिनेंट होगा ये बात नहीं थी। खैर, लेकिन दोनों की जो बेवकूफी भरी बातें हैं वो बहुत अच्छी लिखी थी। खैर, रोशन गाड़े क्या लगता है आपको, मार देगा इन सबको? मुझे लगता है कि जगमोहन अब उसे ताड़ गया है, और जगमोहन है वैसा ही। एक बार को देवराज चौहान पीछे हट जाएगा कि चलो किसी और के मामले में क्या पड़ना, लेकिन जगमोहन जब अपना इरादा कर लेता है तो फिर वो टांग फंसा ही देता है। खैर, कोई नहीं, आने वाले एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तब तक आप सब लोगों से, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें यूं ही भेजते रहें। आपके दोस्त, आपके भाई विक्रम का हौसला बढ़ता है इससे। कहानी वार्ता सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं जल्दी ही। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।